गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी आरसीसी की सेकंड क्लास है। ठीक है। पहली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स पढ़े थे, है ना? तो एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक। तो हमने ये सारे कोड्स जो हैं इनको टिक पे रखना है। बाकी जो और भी कोड्स होंगे, कोड जो हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक। तो ये सारे कोड्स हमको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। एक मिक्सचर होती है। सीमेंट कंक्रीट को सिंपली कभी कभी याद रखना है। इसको हम कंक्रीट भी लिख के, मतलब कंक्रीट भी लिखो है ना। आरसीसी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो सीमेंट कंक्रीट ही हम इन जनरल यूज कर रहे हैं। तो सीमेंट कंक्रीट बोलो, पीसीसी बोलो या कंक्रीट बोलो, एक ही बात है। चार चीजों से बनकर हमारा ये पीसीसी या सीमेंट कंक्रीट बनता है। ठीक। इन चार चीजों को छोड़कर जो भी हम फिफ्थ चीज इसमें ऐड करेंगे उसको हम एडमिक्सचर बोलते हैं, ताकि जो भी हमारा सीमेंट कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर सके। ठीक। उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट यहाँ पर ग्रेड्स पढ़े थे। ठीक। M5 से लेके M20 तक इसको हम नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो भी स्ट्रेंथ हमारा कंक्रीट गेन करेगा वो एज्यूम कर लेते हैं। M का मतलब होता है मिक्स और 20 का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हमको याद है। फिर डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमने पढ़ लिया, 1140 होता है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है? 1.54 होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने ये देखा था, आरसीसी को सबसे पहले किसने फाउंड किया था? फर्स्ट पर्सन का क्या नाम था? फ्रांस कोजिनेट। स्पेलिंग याद रखनी, ठीक। इसने 4 स्टोरी की बिल्डिंग 1853 में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पेरिस में बनाई थी। ठीक है। इसको फादर ऑफ आरसीसी बोलते हैं। उसके बाद जोसेफ मुनीर जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इस कोई हमारा सीमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं? रीइंफोर्स कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैश। ठीक है। अगर हमको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पर हम फेरो सीमेंट बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं सारी इसकी डायमेंशन लिखी है। जो हम एक वायर मैश सीमेंट के साथ रिइंफोर्स कर लेते हैं, उस वायर का डाया कितना होता है? 0.5 से लेके 1 mm, और स्पेसिंग जो होती है 5 mm से लेके 10 mm तक होती है। ये सारी यहाँ पर चीजें हमने पढ़ी थी। जॉन स्मिटन कौन है? फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। जॉन एस्पिडन, ठीक है, इज द फाउंडर ऑफ ओपीसी सीमेंट। याद रखना, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। स्कॉटलैंड में एक स्टोन है। ठीक है। तो जब वो सीमेंट सेट हो जाता है, सेट होने के बाद जो शेप रिजेंबल करता है तो वो उस स्टोन की तरह करता है। तो ये हम पढ़ेंगे सीमेंट में क्या है। बस अभी फिलहाल हमको ये याद रखना है कि फाउंडर ऑफ सीमेंट कौन है? जोसेफ एस्पिडन, 1824 में। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। ठीक। और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात की, एज पर IS 456। ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। कितने कितने ग्रेड्स को हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी में लिखा है? 3 है। ठीक है। इन जनरल इसको लीड कंक्रीट हम यहाँ पर बोल रहे हैं। M10, M15 और M20 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट में हमारे पास 8 नंबर ऑफ ग्रेड जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट में इंक्लूड है। और उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारा M65 से लेके M100 तक है। ठीक। पहले ये याद रखना है कि जो हमारा M60 ग्रेड था वो पहले हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में था। ठीक। अब वो किस में है? अब वो किस में है? स्टैंडर्ड कंक्रीट में। ठीक। तो ये न्यू जो कोड है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो क्वेश्चन कभी आया कि M60 जो ग्रेड है वो कौन से कंक्रीट में आता? तो आपने बोलना है स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। ठीक। पहले वो किसमें था? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। मॉडिफिकेशन होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, वो हमको याद रखना है। फिर इसके बाद हमने सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ ही रहे हैं। ठीक। फिर हमने बोला सीमेंट कंक्रीट की जब बात करते हैं तो सीमेंट कंक्रीट को हम पीसीसी भी बोलते हैं और इन जनरल कंक्रीट भी बोलते हैं। एक बार हम इनका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, सीमेंट कंक्रीट से या पीसीसी से हमको क्यों आरसीसी में आना पड़ा। ठीक। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक। जो थ्योरी है ये हमने, ठीक है, ये डिस्कस किया। ठीक है। तो अब बात कर रहा हूँ किसकी? जो हमारा प्लेन सीमेंट है। देखो जो ज्यादा थ्योरी होगी वो मैं आपको बाद में नोट्स में खुद ही लिख के दे दूंगा।
ठीक, इसको हम पीसीसी बोलते हैं। ठीक, इसको हम सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं, या सिंपली इसको कंक्रीट भी बोलते हैं। पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन डिस्कस सारे पॉइंट करूँ, और बाद में जब मैं आपको नोट शेयर करूंगा तो उस नोट्स में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जो जो मैं बोलूँ। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा प्लेन सीमेंट है, ठीक, ये सीमेंट कंक्रीट है, ये एक पेस्ट है या एक मिक्सचर होती है। ठीक, जिसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास, ठीक है, एक होता है जैसे बाइंडिंग मटीरियल जिसको हम सीमेंट बोलते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा दिया तो इसमें हम ज़्यादा अब टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा था। एक होता है बाइंडिंग मटीरियल, प्लस फाइन एग्रीगेट, प्लस कोर्स एग्रीगेट, प्लस वाटर। वाटर हम क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों में ऐड करते हैं। ठीक, इस मिक्सचर में, प्लस कभी कभी क्या करते हैं हम, कुछ एडमिक्सचर्स भी सीमेंट कंक्रीट में डालते हैं ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेंस हो सके। इसको बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट या पीसीसी। ठीक, बाइंडिंग मटीरियल में जनरली हम सीमेंट की बात करते हैं, लाइम भी है हमारा। ठीक है, जो हमारा लाइम है वो एक नेचुरल अकरिंग बाइंडिंग मटीरियल है। जो सीमेंट है ये एक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब हमने बनाया। लाइम में हमने क्या किया, अब 100% लाइम नहीं यूज करते, 60 to 67% क्या करते हैं सीमेंट की जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस इतनी क्वांटिटी हम लाइम की रखते हैं सीमेंट बनाने के लिए। बाकी भी ये सारी 8 चीजों का बना होता है। ठीक, जब हम बीएमसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमको याद रखना है कि सीमेंट भी एक हमारा क्या है, बाइंडिंग मटीरियल। फाइन एग्रीगेट की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा सैंड आ जाएगा। ठीक, और भी होता है, सुर्खी वगैरह आ गया। कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा ग्रेवल आ गया। ठीक है, ग्रेवल आ गया। कोर्स एग्रीगेट में हमारा ब्रिक ब्लास्ट भी आ सकता है। ब्रिक ब्लास्ट भी हमारा कोर्स एग्रीगेट में ही आता है। ब्रिक ब्लास्ट, ब्रिक ब्लास्ट क्या है, ब्रोकन ब्रिक्स को बोल देंगे। वाटर तो आपको पता ही है, लेकिन याद रखना है कि वाटर की भी कुछ कंडीशन है, उसमें पीएच कितना होना चाहिए। ठीक, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आप वाटर यूज कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि वो कहीं से भी लाके आप वाटर यूज कर सकते हो, उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी आप पानी यूज करोगे तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जैसे पीएच हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक, सस्पेंडेड मैटर हो गया, ये सारी चीजों को आपको एक टेबल बना के याद रखना है। ठीक, उसके बाद अब हम थोड़ा इसके बारे में बात की थी हमने उस दिन, कि जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है या पीसीसी है, ठीक, इसको हमने इसको हमने मतलब आरसीसी क्यों पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है, ये हमारा किसमें स्ट्रांग है, ये हमारा कंप्रेशन में स्ट्रांग है। ये हमारा कंप्रेशन में स्ट्रांग है। ठीक, मान लो जैसे आपका एक कोई ये बीम आ गया। ठीक, ये कोई बीम आ गया, सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया। ठीक, ये एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया, ऊपर से यूडीएल लगा हुआ है। मान लो ऊपर से यूडीएल लगा हुआ है। तो जैसे ही ये ऊपर यूडीएल लगा तो लोड की वजह से ये आपका जो बीम मैंने बनाया, ये जिस किससे बना है, सीमेंट कंक्रीट से बना है, ये क्या करेगा, बेंड करेगा। जब ये बेंड करेगा, बेंड की वजह से क्या होगा, इसके जो टॉप टॉप फाइबर्स होंगे वो कंप्रेशन में आ जाएंगे, और जो बॉटम फाइबर्स होंगे, जो बॉटम फाइबर होंगे वो टेंसाइल खिंचोएंगे बाहर की तरफ। टेंसाइल मतलब टेंशन क्रिएट हो जाएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी। बॉटम पे क्या होगा, बॉटम पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी। टॉप पे क्या होगा, टॉप पे सारे फाइबर्स एक एक मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर से लोड लगा है, लोड की वजह से बेंड हुआ। जब ये डिफ्लेक्शन आई, डिफ्लेक्शन की वजह से, बेंडिंग की वजह से टॉप पे कंप्रेशन नीचे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर टेंशन आ गई। यहाँ पर क्या आ गई, ऊपर टेंशन, यहाँ कंप्रेशन आ गई। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन आ गई। तो कंप्रेशन में तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो कंप्रेशन में आपका जो सीमेंट कंक्रीट है, जो सीमेंट कंक्रीट है, कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंक्रीट मैंने आपको बोला, अगर कंक्रीट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब पीसीसी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। टेंशन में क्या है, वीक। तो जो आपका कंक्रीट है,
ठीक। ये जो आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर बनेगा, आपको फिलहाल याद रखना है कि जो आपका सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट है, इज स्ट्रॉन्ग इन, कुछ पॉइंट्स नहीं लिखूंगा वो मैं आपको बाद में बता दूं, इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट इज वीक इन टेंशन, इज वीक इन टेंशन, कि टेंशन में वीक है। टेंशन में वीक, इन जनरल जो मटेरियल्स होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं वो? ब्रिटल इन नेचर होते हैं। इसका मतलब जो कंक्रीट है वो आपका ब्रिटल इन नेचर है, ब्रिटल मटेरियल है ये, जो आपका कंक्रीट है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना, जब भी लोडिंग की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से जब फेल करेंगे, यहाँ पर जो बीम की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर तो यूडीएल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? ये यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल की वजह से आपका बीम बेंड हुआ, बेंडिंग होने की वजह से नीचे टेंशन आ गई और ऊपर कंप्रेशन आ गई। टेंशन की वजह से जब आपका फेल होगा, क्योंकि है तो ब्रिटल मटेरियल ही, टेंशन की वजह से फेल होगा। जब फेल होगा, और है ये कौन सा मटेरियल? ये ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कोई वार्निंग नहीं देता। नो वार्निंग, नो वार्निंग बिफोर फेलियर, बिफोर फेलियर। फेलियर में, फेलियर जब होगा उसे कोई इंडिकेशन नहीं देगा, कोई क्रैक्स ये नहीं है बड़े जल्दी क्रैक्स होके फेल हो जाएगा, तो हमको कोई इंडिकेशन नहीं देगा। कोई भी जो डिजाइनर है वो कभी नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, एक ऐसा मटेरियल डिजाइन करूं जहां पर जब वो मटेरियल फेल हो तो हमको कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो कोई वार्निंग ही नहीं उसने हमको दी। तो ब्रिटल मटेरियल याद रखना है, ब्रिटल मटेरियल कोई वार्निंग नहीं देते हैं फेल होने से। अब फेल कहाँ पर हुआ वो बता रहा हूँ। आपका टेंशन की वजह से आपका जो कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट है, ये वीक इन टेंशन है, और यहाँ पर इतनी ज्यादा टेंशन आ जाएगी कि यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे, और ये क्रैक्स हमको मतलब यहाँ पर फेल हो जाएगा हमारा। और ये जो क्रैक्स है, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो ये, इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी, या मतलब ये नहीं है कि विद द टाइम ऑफ ये धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप होते जाएंगे, बड़े जल्दी क्रैक्स डेवलप होंगे और फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल। ठीक। लेकिन टॉप की बात करें, टॉप की बात करेंगे तो टॉप पे क्या है? टॉप पे तो कंप्रेशन आ रही है, टॉप पे कंप्रेशन आ रही है। कंप्रेशन में हमारा जो बीम है, जो मटेरियल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है कंक्रीट, चार मटेरियल जो ऊपर लिखे हैं हमने, जो ऊपर लिखे हैं, ये कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है। तो कंप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंशन में हमारा जो कंक्रीट है वो वीक है। और जब वो फेल होगा तो बड़ी जल्दी फेल हो जाए, क्योंकि है तो ये ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल है, कोई वार्निंग हमें नहीं देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक। तो ये बड़ी जल्दी फेल हो जाएगा। अब तीसरी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थर्ड चीज क्या? अब ये जो आपका बीम है, ये टेंशन में क्या है? वीक है। और अगर यहाँ पर इसका फेलियर हो गया तो बड़े जल्दी फेल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है। तो हमने क्या किया, इसको जहां पर ये वीक है उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग कैसे किया? इसका मतलब टेंशन में वीक है तो इसकी आप टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो बीम है आपका कंक्रीट है, इसकी आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं, जैसे आपने क्या किया, रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्स किया, लेकिन कौन से जोन पे? नीचे बॉटम वाली साइड पे, क्योंकि बॉटम वाली साइड पे टेंशन आई, बॉटम वाली साइड पे टेंशन आई। अगर मैं एक ऐसी, एक यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस बना देता हूँ, और ये मैंने न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे बना दी, ठीक है, ये थोड़ा, ये इस तरीके से आएगी, समझाने के लिए आपको याद रखना है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस, ये वो एक्सिस होती है जहां पर आपका जो फाइबर है, जहां पर जो मटेरियल है, ना तो वो कंप्रेस हुआ ना तो वो टेंशन हुआ। तो एक ऐसा सेंटर में हमको एक जोन मिलता है। ठीक, सेंटर में मान लो हमको एक, ये जो मिल रहा है मिड मिड पे, आप मान लो, तो ना यहाँ पर कोई कंप्रेशन नहीं आ रही, यहाँ पर ना तो कोई टेंशन आ रही है। ठीक। तो थर्ड ये चीज है कि जहां पर टेंशन आ रही है, अब टेंशन की वजह से वो फेल हो जाएगा, लेकिन हम तो नहीं कराए चाहेंगे कि कभी हमारा बीम फेल हो। तो इसलिए हमने क्या किया, हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, रिइंफोर्स करते हैं। अब रिइंफोर्स करते हैं इन जनरल किससे करते हैं? ठीक है, जो भी फाइबर हमने पढ़ा होगा, हमने तो डायरेक्टली स्टील ही पढ़ा कि स्टील से हम रिइंफोर्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास और भी मटेरियल है, जैसे बैम्बूज है, जैसे पीवीसी है, जैसे हमारे पास जियो टेक्सटाइल है, या और भी हमारे पास मटेरियल थे। मटेरियल, इस मटेरियल को यूज करके जहां पर टेंशन आ रही है, जहां पर फेल हो रहा था, वहां पर हम क्या करते, कंक्रीट के साथ इसको बेंड करते, रिइंफोर्स करते। ठीक। तो आपका जो सीमेंट कंक्रीट है वो अब फेल नहीं होगा। लेकिन जब तक आपने इस बीम में, ये जो आपने बनाया है, इस बीम में जब तक रिइंफोर्स नहीं किया, तब तक आप इसको सीमेंट कंक्रीट बोल रहे हो। जैसे ही आपने
स्टील से क्या किया, मान लो आपने यहाँ पर स्टील से रिइंफोर्स कर दिया। इसी के पीछे अगर देखोगे, क्रॉस सेक्शन में देखोगे, इस तरीके से देखोगे साइड से, तो एक दिखेगा नहीं, एक नहीं, यहाँ पर एन नंबर ऑफ हमने क्या लगाए होंगे, स्टील भी लगा सकते हैं, बैम्बोज भी लगा सकते हैं, या जो भी। लेकिन फिर हमने स्टील ही क्यों लगाया, वो उसका एक अलग रीजन है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये स्टील यहाँ पर क्या किया, एम्बेंड करवा दिया, किसमें, सीमेंट कंक्रीट में, तो अब इसको सीमेंट कंक्रीट नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे आरसीसी। आपने रीइंफोर्स कर दिया, क्या कर दिया, आपने सीमेंट कंक्रीट जो पहले था, आप उससे आरसीसी में चले गए, कैसे, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट को आपने रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्स किससे किया, मैंने यहाँ पर स्टील से किया, इन जनरल स्टील से ही करते हैं, क्यों करते हैं वो उसका अलग रीजन। लेकिन हम किस किस से कर सकते हैं, बैम्बो से भी कर सकते हैं, पीवीसी से भी कर सकते हैं, जियो टेक्सटाइल से भी कर सकते हैं। ठीक, ये हमने बात यहाँ पर याद रखनी है। ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, जो कंक्रीट होता है, जो आपका सीमेंट कंक्रीट है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, किसकी, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो आप बॉटम में देख रहे हो, जहां पर पार्टिकल्स कंक्रीट के क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ खिंचो रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट वो कितनी होती है, 1/10 होती है, किसके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, सीमेंट कंक्रीट की। ये आपको पॉइंट याद रखना है, इसलिए उसको बोल रहे हैं वीक। ठीक। लेकिन हमने सीमेंट कंक्रीट को, ठीक है, हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया फिर आरसीसी में, लेकिन अभी बात हम सीमेंट कंक्रीट की ही कर, ठीक है। तो आपको लास्ट एक पॉइंट याद रखना है सीमेंट कंक्रीट में, कि जो हम पीसीसी है, इसको जनरली कहाँ यूज करते हैं, इसको वहां यूज करते हैं जहां पर क्या है, इज जनरली यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग कहाँ पे हो रही होती है, मास कंक्रीटिंग कहाँ पे हो रही होती है, जैसे डैम आ गया, ठीक है, डैम, ठीक। तो मास कंक्रीटिंग जहां पर हो रही होगी, ठीक है, जैसे डैम वगैरह में, तो वहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है, पीसीसी। या पीसीसी आपने देखा होगा, सॉइल के ऊपर जो पहली सबसे लेयर डालते हैं, ठीक है, फाउंडेशन में, तो सबसे पहली जो लेयर डालते हैं तो पीसीसी ही होती है, ठीक है। तो एक हिसाब से सेपरेट कर रही है सॉइल को, सब ग्रेड को, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो पीसीसी वहां पर ही हम यूज करते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, यूनिट वेट ऑफ पीसीसी की लिख लेता हूँ, ठीक है, नोट में लिख लो ये, जो यूनिट वेट है, ठीक है, यूनिट वेट जो है ऑफ पीसीसी कितना होता है, 24 किलो न्यूटन पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या बातें की, हमने सबसे पहले पीसीसी के बारे में ये बात की कि ये किससे बना है, फिर हमने दूसरी ये बात की कि सीमेंट कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में वीक होता है। अगर ये टेंशन में फेल हो गया, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट है वो ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कोई भी इंडिकेशन नहीं देते हैं, कोई भी साइन नहीं देते हैं फेल होने से पहले, बड़े जल्दी फेल हो जाएंगे, ठीक। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो फेल हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट को अगर हम रेनफोर्स कर दें, ठीक है, किसी भी मटेरियल के साथ, जो स्टील, बैम्बो, पीवीसी, जियोटेक्साइल, जियोटेक्साइल याद में एक आर्टिफिशियल सॉइल होती है, जियोटेक्साइल क्या होती है, एक आर्टिफिशियल सॉइल, ठीक है। तो फेल नहीं कराएंगे, हम रीइंफोर्स कर देंगे, एनहेंस करेगा उसकी क्या स्ट्रेंथ को, ठीक। तो रीइंफोर्स का मतलब क्या है, आपने सीमेंट कंक्रीट की, रीइंफोर्स का मतलब बता रहा हूँ, आपने क्या किया, जो सीमेंट कंक्रीट वीक था टेंशन में, आपने उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इनहेंस किया। इनहेंस करना स्ट्रेंथ को, उसको बोलते हैं रिइंफोर्स करना। फिर रिइंफोर्समेंट हम किससे, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा आ गया पीसीसी। अब दूसरी बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स है देखो कुछ नोट्स भी बना सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, देखो नोट्स, एक चीज याद रखना, नोट्स आपको मार्केट से कहीं भी मिल जाएंगे, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक। कि क्यों हम आरसीसी पढ़ रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे आरसीसी की, तो अब आपने क्या किया, सीमेंट कंक्रीट को रिइंफोर्स कर दिया, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, या
तो कुछ स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे बाद में, जो भी लाइव देखेंगे, जो बाद में भी देखेंगे रिकॉर्डेड सेशन, तो वो सोचेंगे कि सर आप पहले ही चीज़ें कुछ लिखी हुई यहाँ पर रख लो, लेकिन आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं सारी चीज़ें कोशिश करूंगा, जो ज़्यादा थ्योरी होगी वो मैं उसको वहाँ नहीं लिखूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक। आरसीसी की बात करेंगे तो ठीक, ये आपको पता चल गया कि सीमेंट कंक्रीट को क्या किया, हमने रिइंफोर्स कर दिया। अब सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सीमेंट कंक्रीट को क्या किया आपने, आपने रिइंफोर्स कर दिया। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम कंक्रीट में एम्बेड करते हैं स्टील, ठीक, क्या करते हैं, स्टील को जनरली करते हैं, पहले आपको मैंने ये बात बता दी, ठीक। फिर उसे क्या करते हैं, जब आपने स्टील को क्या किया, देखिए जैसे ये आपका बीम था, ये आपका बीम था, लोडिंग की वजह से क्या हुआ, ये बैंड हुआ, लोडिंग की वजह से ये बैंड, ऊपर क्या आई कंप्रेशन आई, नीचे क्या आई टेंशन आई। और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस भी होती है, जहाँ पर ना तो कंप्रेशन आती है ना तो टेंशन आती है, ना तो वहां पर फाइबर्स अंदर की तरफ आए ना तो वहां पर फाइबर्स बाहर की तरफ आए, ठीक। ये टॉप है, ये बॉटम, बॉटम पे टेंशन है। तो हमने क्या किया, जहां पर टेंशन थी वहां पर हमने क्या किया, रिइंफोर्स कर दिया, क्या कर दिया, रिइंफोर्स कर दिया। किससे किया रिइंफोर्स, हमने जनरली स्टील से किया, ये हमने स्टील डाल दी। क्यों, क्योंकि स्टील ही क्यों डाला, क्योंकि स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो टेंशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो वैसा ही तो मटेरियल डालेंगे। ऑलरेडी एक चीज वीक है तो वीक को अगर स्ट्रांग बनाना है तो वीक थोड़े डालेंगे, तो टेंशन में वीक है इसलिए हमने एक ऐसा मटेरियल डाला जो टेंशन में स्ट्रांग हो। टोटल जो आपका ये बीम है, अब इसको आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो अब आपका यहाँ पर क्या होगा, फेलियर नहीं होगा, ठीक। पहली चीज तो आपको ये याद है, ठीक है। आपने क्या किया, स्टील को क्या किया, एम्बेडेड कर दिया, स्टील इज एम्बेडेड इन कंक्रीट, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ठीक। स्टील को किया, देखो कल हम किसी से भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम किससे करते हैं, स्टील से करते हैं, किससे करते हैं, स्टील से करते हैं, ठीक। अब स्टील से क्यों करते हैं, देखो स्टील से हम इसलिए करते हैं, ठीक, जो यहाँ पर कंक्रीट और स्टील का बॉन्ड बनता है, मतलब इनका जो अल्फा की वैल्यू होती है, किसकी, अल्फा ऑफ कंक्रीट एंड अल्फा ऑफ स्टील, ये लगभग दोनों सेम होते हैं। नहीं तो हमारे पास और भी इससे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है, मान लो जैसे गोल्ड हो गया, ठीक, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, मतलब इससे भी ज्यादा डक्टाइल मटेरियल अगर आप बात करो कि सर बीम तो आपका बहुत ज्यादा ब्रिटल था, अगर आप ब्रिटल से डक्टाइल कर दोगे तो अब सर आपका जो साइन पहले नहीं दे रहा था अब तो साइन देगा, क्योंकि अब तो आपने सर बीम को ज्यादा डक्टाइल बना दिया। तो ज्यादा डक्टाइल वाला मटेरियल भी हम यूज नहीं कर रहे, मतलब स्टील से ज्यादा डक्टाइल मटेरियल भी है हमारे पास, हम उनको भी यूज नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि बाकी जो भी आपके जैसे गोल्ड है एल्युमिनियम है, उनका जो अल्फा और कंक्रीट का जो अल्फा है, अल्फा क्या है देखते हैं, ठीक, सेम नहीं है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को ये वैलिड नहीं करेगा। लेकिन स्टील अगर मैं कंक्रीट में डालूंगा तो यहाँ पर जो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी होती है वो यहाँ पर वैलिड हो जाती है, ठीक। अब देखो जैसे कंक्रीट का अल्फा कितना है, अप्रोक्सीमेटली 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। और यहाँ पर जो स्टील का होता है वो होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या होता है, याद रखना, अल्फा क्या होता है, इट इज द कि आपने कितना चेंज किया टेम्परेचर में, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से आपका जो बीम है उसमें कितना स्ट्रेन आया, कितना स्ट्रेन आया। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, देख लो यहाँ पर क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस, क्या यूनिट है इसका, अल्फा का, पर डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो ये आपको याद है, अल्फा का मतलब क्या है, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करूं उसकी वजह से आपका जो बीम है उसमें कितना स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा, ठीक। अगर कंक्रीट और स्टील का, अगर स्टील ही है, स्टील और जो ये कंक्रीट है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से स्टील में और कंक्रीट में कुछ स्ट्रेन आएगा। और अगर मैंने स्टील ही यहाँ पर यूज किया हुआ है, स्टील ही मैंने यूज किया हुआ है, तो जब टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा ना,
तो दोनों किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूंगा तो दोनों की एलोंगेशन सेम होगी, दोनों की मतलब जो एलोंगेशन होगी, क्योंकि टेंशन वाली साइड है ना, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो भी आपका जोन है, ये सारा वाला जोन कौन सा है, टेंशन है। और टेंशन जोन में अगर मैं आरसीसी की बात कर रहा हूँ तो अब कंक्रीट भी है और ये आपका स्टील भी है। तो टेंशन वाली जोन में अगर किसी भी रीजन से मान लो टेम्परेचर की बात करूं, तो टेम्परेचर बढ़ने से जब आपका डिफॉर्मेशन आएगी, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चेक करूंगा, स्टील और कंक्रीट में दोनों में स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन इक्वल होगी। इसलिए, और वो क्यों हुई इक्वल, क्योंकि इनका अल्फा सेम है। अगर मैं स्टील की जगह कोई एल्युमिनियम डाल दूं जिसका स्ट्रेन, जिसका अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, तो स्टील ज्यादा एलोंगेट करेगा, कंक्रीट कम करेगा, तो उसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक। लेकिन हमने क्या किया, हमने स्टील ही कंक्रीट में इसलिए डाला क्योंकि इनका जो अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम है, स्टील और कंक्रीट का, इसलिए हमने कंक्रीट में स्टील को एम्बेड किया। ठीक। तो ये याद रखना है। ठीक है। तो ये पॉइंट क्या था कि जो मैं आपको बता क्या रहा हूँ कि स्टील और जो स्टील के सराउंडिंग में जो कंक्रीट होगा, स्टील के सराउंडिंग में जो कंक्रीट है, ठीक, इनका बॉन्ड इस तरीके से बनता है कि इंश्योर कर देता है ये स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी को। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेन चेक करोगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट पे, इस पे स्टील और कंक्रीट में, स्टील कंक्रीट में एम्बेड किया है, तो दोनों में जो स्ट्रेन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। तो इसमें याद रख लेते, इट इंश्योर्स, इट इंश्योर्स स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, इसलिए हमने क्या यूज किया हुआ है, स्टील यूज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने स्टील यूज किया हुआ है, जो क्या इंश्योर करता है, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। ठीक है। अगर इसका लिखना है तो लिख लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन, ठीक, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इन स्टील एंड कंक्रीट इज सेम, इज सेम। ठीक है। अब कितने पॉइंट हो गए, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या, थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका स्टील है, आपने स्टील से किया ना रिइंफोर्स्ड, तो जो आपने स्टील रिइंफोर्समेंट किया, ये क्या करता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट डक्टिलिटी। ठीक है, स्टील ऑल्सो इम्पार्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी टू दी कंक्रीट, टू दी कंक्रीट, टू दी कंक्रीट। मतलब पहले तो, ठीक है, जिस नहीं तो आपका जो कंक्रीट था, पहले सीमेंट कंक्रीट था जो, वो तो ब्रिटल था ना, तो किसी जो मटेरियल आपका ब्रिटल था, अब उसको डक्टिलिटी मिल रही है, अब वो इतने जल्दी फेल नहीं होगा। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आरसीसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे आरसीसी है, आरसीसी का मतलब क्या है, स्टील, हमने तो स्टील ही किया प्लस कंक्रीट, तो ये तो ब्रिटल मटेरियल है ना, ये तो ब्रिटल मटेरियल है। अब ये कौन सा है, ये तो डक्टाइल मटेरियल है। तो अब पहले सिर्फ अकेला ये था, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, आपके पूरे जो कंक्रीट है उसमें डक्टिलिटी आ गई। जब डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे, डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे, तो वो क्या करता है, वो प्रॉपर इंडिकेशन देता है, प्रॉपर इंडिकेशन देता है, प्रॉपर इंडिकेशन देता है बिफोर फेलियर। ठीक है, तो आपको बस इतना याद है। ठीक, तो ऐसे फेल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि डक्टिलिटी भी देता है। अब एक चीज याद रखना कि कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस कब कब आ सकते हैं। आपको पता है कंक्रीट जो आपका है, ये आपने पहले कंक्रीट था, बाद में क्या किया, ये स्टील प्रोवाइड कर दिया, एम्बेड कर दिया आपने कंक्रीट में स्टील। टेंसाइल जो स्ट्रेसेस है, टेंशन है जो, जैसे मैंने लोड की वजह से बताई, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल टेंशन। क्यों, ये जो बॉटम पर, ये जो बॉटम पर टेंशन आई, टेंशन किसकी वजह से आई, ये लोड लगा था, ये क्या था, लगा था लोड। अगर लोड नहीं होता आपका बीम बेंड नहीं करता, बेंडिंग का मतलब फ्लेक्चर भी होता है, बेंडिंग का मतलब क्या होता है, फ्लेक्चर। तो आपको याद ना, किस किस की वजह से आती है आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है,
पहले आपको याद रखना है, टेंसाइल स्ट्रेसेस किस किस की वजह से आते हैं, क्योंकि आपका जो कंक्रीट था वो तो वीक था टेंशन में, तो पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं किस किस की वजह से। इन कंक्रीट अराइजिस अराइजिस ड्यू टू पहला पहला जो भी देखो हमने जो पढ़ा जिसको बोलते हैं फ्लेक्सर, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग टेंशन, या इसको बेंडिंग भी लिखते हैं। बेंड क्यों हुआ, क्योंकि लोड लगा था। और किसकी किसकी वजह से टेंशन आती है, डायगोनल टेंशन भी आती है, पढ़ेंगे हम शेयर में, डायगोनल टेंशन, ठीक है, डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन, ठीक, ये किसकी वजह से आती है, लिख लेता हूँ ड्यू टू शेयर, पढ़ेंगे इसको। थर्ड, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी आती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी टेंशन क्रिएट हो जाती है, टेम्परेचर। फोर्थ, श्रिंकेज की वजह से, श्रिंकेज इफेक्ट, ठीक है। फिफ्थ, रिस्ट्रेन टू द डिफॉर्मेशन, अगर डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रेन कर दे, रिस्ट्रेन टू दी डिफॉर्मेशन, अभी ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फ्लेक्सिबल की वजह से, डायगोनल टेंशन की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और श्रिंकेज इफेक्ट की वजह से, अगर डिफॉर्मेशन को रोकोगे तब भी आएगा, ठीक। और हमने एक चीज लिखी थी नोट में, क्या, एक और नोट लिख लेते हैं अगले पेज में, जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ आर सी सी कितना है, 24 नहीं है, 25, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको पता होगा यूनिट वेट क्या है, जैसे डेंसिटी होती है, अगर डेंसिटी को हम वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो डेंसिटी को हम बोलते हैं यूनिट वेट, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास पर वॉल्यूम। और यूनिट वेट किसके बराबर होता है, वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं इसको रब ना करूँ, तो ये है यूनिट वेट पर वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर दोनों इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर भी जी से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी जी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको बोलते हैं यूनिट वेट। मास एम जी किसके बराबर था, वेट, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसको स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। जब भी कभी लिखेगा वर्ड दिखेगा स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट मतलब वेट को डिवाइड कर दो वॉल्यूम के साथ। स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, तो क्या था, डेंसिटी, तो डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास पर वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेट का क्या होता है, किलो न्यूटन। तो जो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी बताया मैंने यहाँ पर किसमें बताया, किलो न्यूटन पर मीटर के, मतलब यूनिट वेट बताया। ये है डेंसिटी और ये है, ठीक है। देखिए एक्चुअली में एक बार सवाल भी आया यूनिट वेट के ऊपर, यूनिट वेट को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट मतलब जैसे लिखा वेट, स्पेसिफिक वेट, वेट बाय वॉल्यूम लिखते हैं। कभी लिखेंगे स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया, एरिया बाय वॉल्यूम कर दे, तो ये आ गया आपका स्पेसिफिक वेट, ठीक है, वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। और ये आपका आ गया स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे याद, थोड़ा बहुत बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते तभी बिना। देखो किसी भी चीज को करना है तो उसमें टाइम तो लगता है। आप सोचोगे कि सर शॉर्टकट, शॉर्टकट देखो, जिसको शॉर्टकट देखना है, और भी मैं ये क्लास यूट्यूब पे भी चढ़ाऊंगा, है ना, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पहले से लिखा होता है, ठीक, तो वहाँ से आप उतार भी सकते हो जल्दी जल्दी। अब जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से उनके लिए भी ठीक रहेगा कि कुछ नोट्स आप बना दो, ठीक है, बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आपको मैं नंबर भी दे दूंगा, ठीक है।
बाद में आप क्या कर सकते हो, मेरे से पूरी जो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाद में मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर अभी मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, तो मैं उनको यहाँ पर अच्छे से लिख लूँगा। ठीक, कुछ चीज़ें लिखूंगा, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ लिख ही दूंगा। ठीक, तो आपकी अपने प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, खुद के लिखे हुए नोट्स अच्छे रहते हैं। ठीक, तो बाद में हम इसी को एक लास्ट में वन शॉट ले लेंगे, ऑलरेडी सब नोट्स बने होंगे तो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आरसीसी और पीसीसी में क्या डिफरेंस है, क्यों हम आरसीसी में आए, है ना। क्योंकि सीमेंट कंक्रीट जो था वो ब्रिटल मटीरियल था। ब्रिटल मटीरियल एक ऐसा मटीरियल होता है जो बहुत जल्दी फेल कर देता है, कोई इंडिकेशन नहीं देता है। लेकिन आरसीसी में हमने कंक्रीट में एम्बेड किया स्टील, तो उसी को बोल दिया आरसीसी। अब हमने जिसमें वीक था टेंशन में, हमने उसी में स्ट्रॉन्ग कर दिया, डक्टिलिटी बढ़ा दी। जब डक्टिलिटी बढ़ा दी, अब क्या करेगा, अब प्रॉपर इंडिकेशन देगा बिफोर फेलियर। कोई भी अगर मटेरियल है तो हमको पहले इंडिकेशन अगर मिल जाए। डक्टिलिटी मतलब आप बोल सकते हो कोई भी मटेरियल उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, फिर जाके वो फेल। जैसे ग्लास होता है वो ब्रिटल मटेरियल, लेकिन जैसे स्टील होता है, आप जब उस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो उसमें काफी सारी डिफ्लेक्शन आएगी, सोम में पड़ेंगे तो काफी सारी डिफ्लेक्शन आएगी। तो अगर किसी ने पढ़ी होगी सोम, डिफ्लेक्शन, ये डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा आता है। ठीक है, तो 5% से किसी भी मटेरियल में अगर स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोल देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पीसीसी और आरसीसी के बीच में डिफरेंस। बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है, बीच बीच में क्लासेस जो है वो लंबी करनी पड़ेंगी, तभी जाके ये सिलेबस कंप्लीट होगा। देखो आपको मैं कुछ पहले जो आपका वाटर यूज करते हो, ठीक है, कंक्रीट में, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए उस वाटर में। ये नहीं कि सारा का सारा पानी आप इम्प्योर ही डाल दो, ऐसा थोड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उसकी परमिसिबल लिमिट्स हो, और ये क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक, परमिसिबल लिमिट्स। अब ये तो मान लो आपको क्या है, ये चीज रट्टा मारना है, जिस पे रट्टा मारना है उस पे रट्टा मारना है, जो चीज समझनी है समझ के रट्टा मारना है उसको पहले समझेंगे। तो इम्प्योरिटीज इन वाटर बाद में देखेंगे, आप स्पीड बढ़ा सकते हो उसकी और देख सकते हो। ठीक, पहले आपको मैं बोल देता हूँ किसकी, क्लोराइड की। क्लोराइड की बात करेंगे। ठीक, क्लोराइड की बात करेंगे, एक बात करेंगे हम किसमें, इसमें पीसीसी में, और एक बात करेंगे हम आरसीसी में। आरसीसी में क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा कम कर दिया एज कम्पेयर टू पीसीसी। पीसीसी में याद रखना आप कितना है इसका, 2000, और आरसीसी में कितना है, 5। क्योंकि क्लोराइड है ना, ये क्लोजन भी करता है स्टील में। तो पीसीसी मतलब कंक्रीट में तो कोई क्लोराइड कोई कोई स्टील है नहीं, तो क्लोराइड वहां पर जाके क्लोजन नहीं करेगा। लेकिन आरसीसी में स्टील पड़ा हुआ है, तो वहां पर अगर ज्यादा क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हो गई तो वो वहां पर जाके क्लोजन कर लेगा। ठीक है, तो ईटिंग अवे ऑफ क्या होता है, मटीरियल होता है, उसी को बोलते हैं क्लोजन। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये किसमें लिखा है, याद रखना है, आईएस कोड 3025 पार्ट 32। ठीक, ये दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आपको ये आईएस कोड थोड़ा बहुत याद तो होना चाहिए, लेकिन ये लिमिट्स पूछते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर भी लिखा होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो। इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए आपको याद है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक हुआ, थर्ड लिख लेते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात याद रखना, कितना होता है, 3000। फोर्थ आपको याद है, सल्फेट। सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 400 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक का जो इन दोनों का कोड है वो आपको याद रखना, इन दोनों का सेम कोड है, आईएस कोड 3025। पार्ट लेकिन चेंज है, पार्ट है 18। सल्फेट की बात करेंगे, सल्फेट का जो आईएस कोड है वो है आईएस कोड 3025
पार्ट याद रखना 20। ठीक। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कोड आपको ये याद ना, IS 3025। उसके बाद ये पार्ट जो है, ठीक है, याद नहीं तो अच्छी बात है। उसके बाद सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर कितना होता है आपको याद रखना है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। IS कोड है 3025 पार्ट 30, पार्ट 17। ठीक, पार्ट 17, 32 पहले वाले का, वो राइट का, ठीक है। तो सस्पेंडेड मैटर हो गया, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक, क्लोराइड का 500 और 2000 है, ऑर्गेनिक मैटर का 200 है, इनऑर्गेनिक मैटर का 3000 है, सल्फेट का 400 है, सस्पेंडेड का 200, 2000 है। ठीक, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। पीएच जो है जनरली हम इसमें जो पीएच लिखते हैं, ठीक, तो एज पर ये 456 लिखते हैं कि 6 से कम नहीं होना चाहिए। पीएच जो है 6 से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको याद है। ठीक है। ठीक है, पीएच जो है आपका वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6.5 से लेके 8.5 ये रेंज रहती है, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर रहता है। ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं उसके बाद कोई और चीज़ आपको बतानी होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हमारी सीक्वेंस में ही रहेंगी, कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हो गई तो हम कर लेंगे। तो पीसीसी याद रखना हमारा ब्रिटल मटेरियल है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। आरसीसी की सफिशिएंट कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये आपको याद है। उसके बाद ठीक है, देखना कोई और पॉइंट तो नहीं है जो ठीक है इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉमिनल कवर और हमारा जो इफेक्टिव कवर होता है, ठीक, वो हमने पढ़ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नॉमिनल कवर है, इसी को बोलते हैं हम क्लियर कवर, इसी को बोलते हैं। और क्लियर, अलग अलग नाम नहीं है। यहीं पे आपको मैं इफेक्टिव कवर भी बता दूंगा। इसकी जो थ्योरी होगी वो हम बाद में लिख लेंगे, मेन तो अभी हमें समझना है पहले। ये ठीक, आपका ये आ गया, ये स्टील आ गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक एक ये स्टील आ गया। ये हमने शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की, थोड़ी सी इसकी डायग्राम, थोड़ा हाथ अभी बैठा नहीं है, देखो। ये शेयर एनफोर्समेंट आ गई। ठीक, स्टीरअप जिसको बोलते हैं। अगर ये स्टीरअप जैसे यहाँ पर स्टीरअप, ये हमारा रिइंफोर्समेंट है, स्टील है। इसके आउटर से ये जो आपका रिइंफोर्समेंट है, इसका अपना डाया होगा यहाँ से यहाँ तक, आउटर टू आउटर। ठीक है, यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉमिनल कवर, इसको बोलेंगे नॉमिनल। मतलब ये स्टीरअप के आउटर से है, इसको बोलेंगे नॉमिनल या क्लियर कवर। क्लियर कवर। जैसे ये आपका स्टील आ गया ना, ये स्टील आ गया, ये मान लो ऐसे आपकी यहाँ से जो स्टीरअप जा रहा है, इसके स्टीरअप के बाहर से लेके जहां तक आपका ये है। ठीक, मतलब आप ये बॉटम वाला ले लो। ठीक, ये इसको हम बोल रहे हैं क्लियर कवर। अगर सेंटर से बात करूं, ये सेंटर से बात करूं, इसके सेंटर से लेके ये यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर। तो अगर मैं इफेक्टिव कवर की बात करूं,
इफेक्टिव कवर रीइंफोर्समेंट के सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, और जो बिल्कुल आउटर है किसका, यहां तक मान लो ये पूरा, यहां से यहां से, इसको बोल रहे हैं क्लियर कवर, और इसको बोल रहे हैं हम इफेक्टिव कवर, इसको बोल रहे हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, इसको बोल रहे हैं इफेक्टिव कवर। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, देखो क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर किसके बराबर है, क्लियर कवर प्लस, प्लस डाया ऑफ स्टीरअप प्लस हाफ, हाफ इसका आधा, ये पूरा है ना, जैसे ये डाया था, तो ये पूरा ये इसको क्या बोलेंगे, डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट, इसका हाफ। ठीक है, तो मेन रिइंफोर्समेंट का हाफ, हाफ ऑफ डाया ऑफ मेन, ये आपको याद है। ये क्या लिख दिया, डायामीटर ऑफ, डायामीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक, ये क्या है, डायामीटर ऑफ, डायामीटर ऑफ स्टीरअप, या टाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टीरअप, ठीक है, टाई बोल दो, स्टीरअप बोल दो, ठीक, एक्स्ट्रा कुछ भी। तो आपको याद रखना है सेंटर से लेके सेंटर तक, जैसे अगर मैं ऊपर बता दूं, तो अगर सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले रहा हूँ, इसको बोलेंगे इफेक्टिव कवर। अगर मैं इसके स्टीरअप के आउटर से लेके आउटर तक जा रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ, इसको बोलेंगे क्लियर कवर, इसको बोलेंगे क्लियर कवर। ठीक है, थोड़ी डायग्राम यहाँ पर क्लियर समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर लाइन स्ट्रेट नहीं बनी, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, जो कंक्रीट का आउटर फेस है वहां से हम लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंक्रीट की इनर साइड से नहीं। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन जो है मैं लिख लूंगा, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, जो आपने ये नॉमिनल कवर किया, ये स्टीरअप है, देखो ये स्टीरअप है, क्या है ये, स्टीरअप। ये क्या है, ये स्टील है आपका, ये जो बनाया है। तो जो ये आउटर फेस ऑफ कंक्रीट से लेके आउटर फेस ऑफ स्टीरअप से जो आपने लिया, इसको क्लियर कवर बोलते हैं। अब ये क्लियर कवर कितने कितने होने चाहिए, ठीक, ये मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ये किसके लिए है। ठीक, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल, और ये याद रखना किसके लिए बात कर रहे हैं, ये जनरली बात की गई है फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन क्या होती है, अभी आपने समझना है कंडीशन को। पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब सबसे पहले जैसे ऊपर स्लैब होगी, ठीक, पहली बात करेंगे स्लैब की, फिर बीम की, फिर थर्ड कॉलम की। ठीक, फिर बात करेंगे, जैसे वाटर टैंक का भी कोड ने दिया तो लिख लेते हैं, वाटर टैंक। फिर बात करेंगे फाउंडेशन, ये आगे भी लिख सकते थे, लेकिन हम पहले इन्हीं का देख लेते हैं। अब ये कोड नहीं दिया हुआ है एज पर IS 456। ठीक है, तो इसका होता है 20 mm, इसका होता है 25 mm, इसका होता है 40 mm, इसका होता है, इसका होता है 45, और इसका होता है 50। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसका कितना होता है 45 mm, इसका होता है 50। ठीक है, ये आपको याद रखना।
तो 20 आ गया, 25 आ गया, 40 आ गया, 45 आ गया वाटर टैंक का। और 50 देखो, अगर एक चीज याद रखना, अगर जो भी आप स्लैब डाल रहे हो उस स्लैब में आप ये जो रिइंफोर्समेंट जो है, अगर ये रिइंफोर्समेंट का साइज किससे कम है, 12 mm से कम अगर हुआ, ये जो कंडीशन लिखी है 12 mm से ज्यादा वालों के लिए, अगर डाया ऑफ बार 12 mm से कम हुआ या अप टू 12 mm हो, तो जितना भी नॉमिनल कवर है, नॉमिनल कवर जो है, मे बी रिड्यूस रिड्यूस बाय 5 mm, 5 mm अबव वैल्यूज, जो भी यहाँ पर साइड में वैल्यू लिखी है अबव मतलब। तो फिर क्या होगा स्लैब के लिए, 5 5 कम कर दो, 15 mm, 20 mm, ठीक, 35 mm, और 40 mm, और 45 mm। ये किसके लिए है? ये है स्लैब के लिए। ये किसके लिए है? बीम के लिए। ये किसके लिए है? कॉलम के लिए। ये किसके लिए है? wall। ये आपका आ गया फॉर्मेशन। ठीक। तो ये आपको याद रखना है कॉलम के लिए। एक और कंडीशन है, ठीक, वो बाद में देखेंगे। ठीक, कि कॉलम के लिए कुछ कंडीशन है, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है, अगर डाया 12 mm से कम हुआ या 12 mm हुआ, उसके लिए जो मिनिमम वैल्यूज नॉमिनल कवर, अगर ये कुछ मेंशन नहीं किया, डाया डूया कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपने पहले वाला टेबल याद रखना है। अगर कुछ चीज़ आपको मेंशन कर दी, कि डाया भी मेंशन कर दिया जो कि 10 mm है, तो उस वक्त आपको चेंज करना है, तो नॉमिनल कवर में भी रिड्यूस बाय 5 mm कवर वैल्यू जो है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक, फिर उसके साथ साथ में हम कंडीशंस भी समझ लेते हैं। ठीक, कंडीशन से पहले मैं आपको टेबल बना लेता हूँ यहीं पर। ठीक। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन में, डिफरेंट 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 एक्सपोजर कंडीशंस। ठीक है, तो कोशिश करूंगा यहीं पर सारे बना दूं। ठीक, यहाँ पर पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहले सीरियल नंबर। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन आ गई। ठीक, यहाँ पर एक्सपोजर कंडीशन, यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम ग्रेड। ठीक है, एक आ जाएगा फॉर पीसीसी एंड एक आ जाएगा फॉर आरसीसी। ठीक, और फिर आ जाएगा आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब। पहला आ जाएगा पीसीसी के लिए, दूसरा आ जाएगा आपका आरसीसी के लिए, थर्ड आपका आ जाएगा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, पहला आ जाएगा आपका पीसीसी के लिए, फिर आ जाएगा। ठीक, तो अभी जल्दी जल्दी टेबल बना देंगे, इंपॉर्टेंट टेबल है।
देखो, पहला आ जाएगा आपका, पहला आपका आ जाएगा फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, पढ़ेंगे अभी माइल्ड क्या होती है। उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद सीवियर, उसके बाद वेरी सीवियर, उसके बाद लास्ट जो हमारी है जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम। पीसीसी में याद रखना माइल्ड मिनिमम ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम ग्रेड माइल्ड के लिए उन्होंने बताया नहीं। मॉडरेट के लिए 15, 15 है, 15 mm। ठीक है, ग्रेड की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो मिनिमम ग्रेड मतलब ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो जैसे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं कर रहे थे, ठीक वो बात बता रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा ग्रेड M15, मतलब ये है M15। सीवियर में आ जाएगा 20, और वेरी सीवियर में भी 20, और एक्सट्रीम में 25। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है मिनिमम ग्रेड जो आरसीसी ने बोला है वो है 20, फिर पाँच पाँच बढ़ाते चलो 25। ठीक है, मतलब एम 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 भी लिख सकते हैं इसको ना, एम M20, M25, फिर M30। ठीक, M35, M40, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। ठीक है, तो M15, एम उस तरीके से। उसके बाद पीसीसी की बात करोगे, पीसीसी में जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो कितना आपको याद रखना है, 220, 220 kg, 1 मीटर क्यूब में। ठीक, 1 मीटर क्यूब में इतना आपका सीमेंट लगेगा, 220, फिर है 240, 250, 260, 280। ठीक है, तो 220, 240, 250, 260, 280। इसमें कितना याद रखना है, आरसीसी की बात करेंगे 300, एक 1 मीटर क्यूब में आप बना रहे हो, ठीक, तो कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए 1 मीटर क्यूब, मान लो कंक्रीट बना रहे हो। ठीक, ये आ गया 300, इसमें भी 300। फिर इसमें आपका 320, 340, 360। फिर अगर हम बात करेंगे आरसीसी की, देखो इनमें जो एक्सट्रीम कंडीशन में जो वाटर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है वो सेम है इसमें, पीसीसी और आरसीसी में। कितनी है याद रखना आपको, यहाँ पर भी 0.40 है, यहाँ पर भी 0.40 है। फिर यहाँ पर वेरी सीवियर में कितनी है, 0.45, और यहाँ पर भी कितनी है, 0.45। आरसीसी में भी जो आपकी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है वो सेम है। फिर इसके बाद सीवियर के लिए आरसीसी में 0.45 है, और यहाँ पर 0.55 आपकी माइल्ड के लिए आ गई, और 0.50 आ गई आपकी मॉडरेट के लिए। ये क्या है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है। ठीक, उसके बाद पीसीसी की बात करेंगे 0.6, फिर दोबारा 0.6, और 0.6 दो बार आपको याद रखना है। उसके बाद 0.5, पॉइंट तो चुंजा नहीं है इसमें, तो नीचे से चलना है। 0.40, 0.45 अगर आरसीसी की बात करूं, 0.40, 0.45, 0.45, फिर 0.5, 0.55। इसमें करेंगे अगर ऊपर से चले 0.6, 0.6 है ना, 0.5, 0.45, और 0.40। याद रखना है पीसीसी में 0.45 नहीं है। ये आपका टेबल है। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अभी जो टेबल है ये एक बार खुद देख लेना। ठीक, तो बाकी देखेंगे। ठीक, अब एक टेबल हमारा इसके लिए भी है, फिर इसके बाद एक्सट्रीम कंडीशन जो है उनको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, अभी जो हमने बातें कर ली, फिर यहाँ पर थोड़ा रिलेट भी करेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये क्या है, इसको भी हम रिलेट भी करेंगे। ठीक है, अभी एक इससे पहले एक और चीज आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको मिनिमम नॉमिनल कवर बताया, अभी कौन सा बताया, 25 mm, है ना। कितना बताया था, 20, 25 वो वाला। 20 बताया किसके लिए, स्लैब के लिए, है ना। तो 20, 25, 40, 45, 50 mm ये बताया अभी आपको। ये आपको मैंने सारी जो कंडीशन बताई थी ये किसके लिए था, ये सिर्फ माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन पढ़ा नहीं है अभी क्या होता है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, ये वाली वैल्यू जो मैंने आपको बताई, ये मिनिमम नॉमिनल कवर है, क्लियर कवर है। ये यहाँ पर क्या लिखा, पीसीसी में मिनिमम ग्रेड है। मिनिमम ग्रेड पीसीसी में कितना है, M15 है। पीसीसी में कितना याद रखना है, M15 है। मिनिमम ग्रेड आरसीसी में कितना है, M20 है। ठीक, सीमेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट पीसीसी में कितना लेते हैं, जब हम 1 मीटर क्यूब का अगर पीसीसी बना दें, 1 मीटर क्यूब के अगर पीसीसी बनाएंगे उसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट 220 केजी होगा।
अगर 1 मीटर क्यूब की अगर हम आरसीसी का कोई बीम बना रहे हैं, कुछ भी हम आरसीसी में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक आपको चीज याद रखनी है कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर आरसीसी होता है वो 300 है। और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होती है, इसको पढ़ेंगे हम। वाटर और सीमेंट की क्या रेशियो है, किसमें है, तो आपको याद रखना है। अगर 1 केजी में सीमेंट डाल रहा हूँ तो उसमें हमारा 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वाटर मिल जाएगा। तो यही वाटर सीमेंट रेशियो, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे वाटर बाय सीमेंट रेशियो, अगर मैं ये 0.6 लिख रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं सीमेंट 1 केजी है तो उसके लिए 0.6 केजी क्या होगा, वाटर होगा। तो ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आपको कितनी कितनी रखनी है, पीसीसी में कितनी रखनी है और आरसीसी में कितनी रखनी है, ठीक, और कौन सी एक्सपोजर कंडीशन में कितनी रखनी है, ये सारा टेबल आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक और आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिनिमम मिनिमम नॉमिनल कवर, या उसको बोलते हैं क्लियर कवर इन डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, इन डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करेंगे हम तो पहला हमारा स्लैब की बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे बीम की, थर्ड हम बात करेंगे कॉलम की, और फोर्थ हम बात करेंगे फाउंडेशन, फाउंडेशन की बात करेंगे। ठीक, ये हमारा सीरियल नंबर आ गया, ये हमारा मेंबर आ गया। ठीक, उसके बाद मेंबर के बाद हम कंडीशंस लिखते हैं, कहाँ कहाँ बात करेंगे, एक करेंगे माइल्ड में, एक बात करेंगे मॉडरेट में, एक बात करेंगे सीवियर में, एक बात करेंगे वेरी सीवियर में, और एक बात करेंगे एक्सट्रीम कंडीशन में। तो एक्सट्रीम कंडीशन में क्लियर कवर क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होगा। जो हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा, हमने तो माइल्ड में पढ़ा। माइल्ड में क्या पढ़ा, स्लैब के लिए 20 mm पढ़ा, ठीक है, सभी में वैल्यूज लिखी है। इसके लिए कितना पढ़ा, ये पढ़ा 25 mm। कॉलम के लिए कितना पढ़ा, 40 mm। फाउंडेशन के लिए कितना पढ़ा, 50 mm। तो ये 50 mm से कम हम क्लियर कवर कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं फाउंडेशन में। तो हमको पूछेंगे कि क्लियर कवर फाउंडेशन में क्या है, तो हमने मिनिमम पूछेंगे। तो मिनिमम कितना है फाउंडेशन में, 50 से कम तो नहीं करेंगे। एक चीज आपको याद रखना है, एक्सट्रीम कंडीशन में हम स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, फाउंडेशन हो, हम 75 mm का क्या करते हैं, 75 mm सब में, 75 75। तो 75 mm का क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, वेरी सीवियर में याद रखना है 50 50 mm, 50 mm, 50 mm का। सीवियर कंडीशन में बीम, सीवियर कंडीशन में वेरी सीवियर कंडीशन में स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन में जो मिनिमम क्लियर कवर हम प्रोवाइड करते हैं वो 50 करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में स्लैब, बीम, कॉलम हो या फाउंडेशन हो, सब में 75 mm का क्या करते हैं, 75 mm का हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। सीवियर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है, सीवियर में हम देखो, फाउंडेशन में तो आपको मैंने बोल दिया 50 mm से कम जाना ही नहीं है। फाउंडेशन को छोड़कर सीवियर कंडीशन में हम क्लियर कवर्स स्लैब, बीम और कॉलम को 45 mm प्रोवाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद बचा मॉडरेट। मॉडरेट बचा, इसमें आपको याद रखना है इन दोनों को आप 30 तक पहुंचा दो, 30 mm। मॉडरेट में स्लैब और बीम को सेम देते हैं, कितना, 30 mm। और इसको किस पे ला दो आप, इसको आप एज इट इज रहने दो कॉलम के लिए। तो ये आपको टेबल याद रखना है। एक्सट्रीम कंडीशन में 75 mm, 45 में 50, और फाउंडेशन में 50 से कम कभी प्रोवाइड नहीं करते, इतना तो याद हो गया। उसके बाद स्लैब, बीम, कॉलम सीवियर में 45 mm करते हैं। उसके बाद ये पहला वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पीछे
और अब ये जो लास्ट बचा था 20 और 25 को मॉडरेट कंडीशन में स्लैब और बीम के लिए 30-30 प्रोवाइड कर दो और कॉलम को एज इट इज रहने दो। तो ये आपका एक टेबल बन गया। ये भी आपका क्या बन गया है? टेबल बन गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएंगी। देखो डाटा में अब आगे पढ़ेंगे जब हम आपको तो चीजें समझ आएंगी, किस तरीके से चीजें हम कितने अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो ये क्या पढ़ा हमने? मिनिमम नॉमिनल कवर या क्लियर कवर इन डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। ठीक। अब ये बात तो हमने पढ़ ली। ठीक, ये पढ़ा हमने। ठीक है, ये ठीक। अब देखो आपको अगर मैं पहले एक कंडीशन समझाऊं कि माइल्ड कौन सी है ना, मॉडरेट कौन सी है, सीवियर कौन सी है और वेरी सीवियर कौन सी है, ये अलग अलग आपको समझाऊंगा। और लास्ट आ गई एक्सट्रीम कंडीशन। आपका जो भी ये मटेरियल है, एक्सट्रीम कंडीशन आपको मैं दो कंडीशन से समझाऊंगा। ठीक है, फिर ये मैं आपको इसकी थ्योरी जो है वो मैं आपको बता दूं। ठीक, थ्योरी वाला लिख के बता दूंगा, लेकिन आपने थोड़ा वो रिलेट करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अगर नॉमिनल कवर उन्होंने पूछ लिया कि एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में मिनिमम नॉमिनल कवर कितना है? एक्सट्रीम कंडीशन में 75। वेरी सीवियर में वेरी सीवियर में मिनिमम नॉमिनल कवर कितना है? 50 mm। सीवियर कंडीशन में मिनिमम नॉमिनल या मिनिमम क्लियर कवर कितना है? 45 mm। मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम क्लियर कवर कितना है? स्लैब के केस में 30 mm। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में मिनिमम नॉमिनल कवर कितना है? 20 mm। अगर कुछ कंडीशन आपको नहीं बताइए तो आपने सीधे बोलना 20 mm। लेकिन अगर उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन लिखा वर्ड तो क्लियरली पता चल जाएगा। अगर एक्सट्रीम कंडीशन नहीं लिखा होगा हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो माइल्ड कंडीशन की जब भी बात करते हैं तो माइल्ड कंडीशन में आपने देखो इन इन आप मान लो आप एक बात कर रहे हो गोवा की, और एक आप बात कर रहे हो जहां पर जैसे मान लो बारिश बहुत कम होती है। एक बात कर रहे हो आप राजस्थान की, राजस्थान में बहुत बारिश कम होती है, तो आप वहां की एक बात समझो। ठीक। अब जैसे गोवा की बात कर रहा हूँ। ठीक, और एक राजस्थान की। जैसे जो हमारी इंटरनल वॉल्स होती हैं, जो हमारी वेदर है, जैसे वेदर से प्रोटेक्टेड होती है, मतलब हमारी इनर वॉल की बात कर रहे हैं, तो इनर वॉल्स जो होती हैं वो हमारी माइल्ड कंडीशन में है, हमारी माइल्ड कंडीशन में है। ठीक, या कोई भी चीज जो शेल्टर्ड है फ्रॉम रेन या प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर है उसको हम बोलते हैं ये माइल्ड कंडीशन। जैसे इनर वॉल्स हैं वो हमारी किस में आएंगी? इनर वॉल्स जो होती है हमारी इंटरनल, आपने याद रखना है किसमें आती है, वो हमारी माइल्ड कंडीशन में आती है। ठीक, बात किसकी कर रहा हूँ? अभी राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो शेल्टर से क्या है, शेल्टर्ड है फ्रॉम रेन। ठीक, अब मैं अगर बात करूं राजस्थान में ही जो बाहर वाली किसी ने घर बनाया होगा, जो आउटर वॉल्स होंगी, आउटर वॉल्स जो होंगी, ठीक, जो आउटर वॉल्स होंगी उस पे एक्सपोज टू रेन है, लेकिन सीवियर रेन नहीं है, तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा? मॉडरेट में। ठीक, और अगर मैं जैसे गोवा की बात करूं, तो गोवा में क्या है, देखो वहां पर ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सॉल्टी एयर होती है। जैसे आप बोल सकते हो कोस्टल जो एरियाज होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान की जो इनर वॉल्स हैं उनको हमने माइल्ड कंडीशन में रखा। किसमें रखा? माइल्ड कंडीशन। लेकिन जो गोवा में इनर वॉल्स है, जो इनर वॉल्स है,
या जो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम दी वेदर, लेकिन बात कहाँ कर रहे हैं, कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं, वहां पर माइल्ड कंडीशन नहीं आती, वहां मॉडरेट आती है। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर माइल्ड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो हमारे अनकोस्टल एरियाज होते हैं जैसे राजस्थान हो गया, तो वहां पर जो इनर वॉल्स थी, जो इनर वॉल्स थी उनको हमने माइल्ड बोला, और जो आउटर वॉल्स थी, आउटर वॉल जो एक्सपोज टू रेन है लेकिन नॉट वेरी सीवियर रेन के लिए, तो उसको हमने मॉडरेट में रखा। किसमें रखा, मॉडरेट। तो अगर कोस्टल एरिया आ गया तो आपको याद रखना है कि एक कंडीशन वहां पर ऊपर होती है, जैसे राजस्थान की बात करें इनर वॉल्स माइल्ड है, अगर गोवा की बात करेंगे इनर जो वॉल्स हैं प्रोटेक्टेड टू वेदर है, लेकिन वेदर कैसा है, कोस्टल एरिया में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर याद रखना इनर वॉल्स मॉडरेट है। तो मॉडरेट आपकी कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन कैसी है, मॉडरेट है, ये आपको याद है। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर, कोस्टल एरिया की बात नहीं कर रहा, अगर कोई स्ट्रक्चर मान लो आपका वो नॉर्मल पानी में क्या है, इमर्ज्ड है, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट कंडीशन। कोई भी स्ट्रक्चर है लेकिन सिंपली इमर्ज्ड है वो, लेकिन जिस पानी में इमर्ज्ड है वो नॉर्मल वाटर है, तो उसको आप बोलोगे मॉडरेट कंडीशन में है। लेकिन अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, पहले कौन सा बोला, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर में अगर कोई आपका स्ट्रक्चर क्या है, इमर्ज्ड है, इमर्ज्ड है, तभी उसको क्या बोल रहे हैं, मॉडरेट बोल रहे हैं। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर सॉल्टी वाटर में इमर्ज्ड है, मॉडरेट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सीवियर। क्या बोलोगे, सीवियर। तो एक कंडीशन ऊपर चले जाना है, जैसे ही सॉल्ट आ गया तो आपने बोलना है, ठीक, इमर्ज की जगह क्या कर देना है, बोल देना है, आपने उसको सीवियर बोल देना है, आपने उसको सीवियर। ठीक, अगर कंक्रीट इमर्ज्ड है कंप्लीटली अंडर द सी, तो आपने उसको क्या बोल देते हैं, सीवियर कंडीशन। ठीक, अब एक होता है जिसको बोलते हैं सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन क्या होती है, देखो आउटर वॉल्स जो एक्सपोज टू रेन थी, लेकिन नॉट फॉर सीवियर रेन, वेरी सीवियर रेन नहीं हो रही है वहां पर, तो उसको हमने सिंपली मॉडरेट बोला। लेकिन जो आउटर वॉल्स हैं, जो आउटर वॉल्स हैं, अगर उन पे सीवियर रेनफॉल हो रही है तो उसको बोलेंगे सीवियर कंडीशन। बात समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सीवियर कंडीशन। ठीक, ये याद रखना आप। उसके बाद जो हमारी आउटर वॉल्स है गोवा में, जो हमारी आउटर वॉल्स है गोवा में, इनर वॉल्स को मॉडरेट बोला, तो जो आउटर वॉल्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, जो आउटर वॉल्स होंगी गोवा में, मान लो आउटर वॉल्स, उनको किस में लाएंगे, सीवियर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अगर नॉर्मल वाटर है उससे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, एक बार स्ट्रक्चर सूख रहा है, फिर वेट हो रहा है, फिर ड्राई हो रहा है, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है नॉर्मल वाटर से, तो उसको बोलेंगे सीवियर। क्या बोलेंगे, सीवियर। ठीक है, इस चीज को मैं लिख भी सकता हूँ, ठीक है, इसको लिख देता हूँ। वेरी सीवियर कब होता है, याद रखना, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर फ्रीजिंग हो जाए, तो फ्रीजिंग जहां पर हो रही है इसका मतलब आपने याद रखना है वहां पर आपका जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सपोजर कंडीशन है वो कैसी है, वहां पर क्या है, वेरी सीवियर है। नॉर्मल वाटर से अगर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही थी तब उसको सीवियर बोल रहे थे, अगर सी वाटर से अगर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, किससे, सॉल्टी वाटर से, तो वेरी सीवियर। ऑल्टरनेट क्या हो रही है, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है फ्रॉम नॉर्मल वाटर से, तो तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं सीवियर कंडीशन। या जैसे फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो एग्रेसिव किसी वाटर से जैसे मतलब के साथ इन कांटेक्ट में आ गया, अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है वो कांटेक्ट में आ गया है अंडर ग्राउंड एग्रेसिव सब सॉइल वाटर के साथ, तब भी जैसे फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन किस एक्सपोजर कंडीशन में होती है, वेरी सीवियर में। और अगर एक्सट्रीम की बात करूंगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर वो टाइडल जोन में है, टाइड्स अप एंड डाउन करती हैं, आपको पता हो, या कभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसी एक हार्मफुल केमिकल के इन कांटेक्ट में आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो एक्सट्रीम कंडीशन में है। किसमें, एक्सट्रीम कंडीशन में। जब भी सॉल्टी वर्ड लिखूंगा आपने गोवा याद रखना है, जब नॉर्मल वाटर लिखूंगा तो आपने बोल देना है। ठीक, मतलब आप सूखा है बस वहां पर कोस्टल एरिया नहीं है, बस इस तरीके से चलना है। ठीक है, तो मैं चलो आपको लिखा ही देता हूँ, एक्सपोजर कंडीशंस एज पर
IS 456, एज पर IS 456। पहली पहली कंडीशन जैसे माइल्ड है, तो माइल्ड कब कब होगी? माइल्ड कब कब होगी? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, एक। या दूसरा, शेल्टर्ड, शेल्टर्ड फ्रॉम रेन। दूसरा, दूसरा आ जाएगा आपका मॉडरेट। मॉडरेट में क्या क्या आ जाएगा? मॉडरेट में आपको याद रखना है, बाहर वाली दीवारें, एक्सपोज टू, एक्सपोज टू रेन बट नॉट टू सीवियर रेन, सीवियर रेन, ये लिखवा देता हूँ आपको, उसके बाद बाकी देखेंगे। या आपका कोई कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली आपका स्ट्रक्चर कहाँ पर है? अंडर नॉर्मल वाटर, अंडर नॉर्मल वाटर, तो ये भी इसको मॉडरेट बोल रहे हैं। नॉर्मल वाटर है, एक्सपोज टू रेन मतलब नॉट सीवियर रेन, इसका मतलब आउटर वॉल्स की बात कर रहे हैं, ये इनर वॉल्स की बात कर रहे हैं। ठीक। थर्ड जो कंडीशन अभी लिख रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। थर्ड पॉइंट जो अभी लिखना है, किसकी बात कर रहा हूँ? मॉडरेट, प्रोटेक्टेड टू सैचुरेटेड, टू सैचुरेटेड सॉल्ट, सॉल्टी एयर बोलो, इन कोस्टल एरिया, इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया लिखा था, एयर कहाँ लिख दिए? ठीक है। अब थर्ड बात करेंगे सीवियर की, सीवियर की बात करेंगे। सीवियर में कौन कौन आएगी? सीवियर में सबसे पहला आएगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आएगा? कंक्रीट इमर्ज्ड इन सी कोस्ट एरिया। अगर आपका कंक्रीट इमर्ज्ड है सी कोस्ट एरिया में, सी वाटर में, तब सीवियर। अगर इमर्ज्ड आपका किस में? नॉर्मल वाटर में, तब मॉडरेट था, तब मॉडरेट था, ये आपको याद है। एक्सपोज्ड टू, एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन, अगर नॉर्मल रेन है तब तो मॉडरेट है, सीवियर रेन, सीवियर रेन, ठीक। नॉर्मल रेन तब मॉडरेट। उसके बाद एक और हमने बताया था आपको, सीवियर कब है? आपका जो आउटर वॉल्स हैं, आउटर वॉल्स जैसे राजस्थान में, वो मॉडरेट है। लेकिन आपकी जो, देखो, गोवा की बात करेंगे, आउटर वॉल्स किसमें? सीवियर में। तो अभी लिखता हूं यहाँ पर, एक्सपोज्ड टू इन्वायरमेंट इन सी कोस्ट एरिया, जैसे गोवा या मुंबई आ गया। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? आउटर वॉल्स, ठीक। लास्ट आ गया ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग विद, विद नॉर्मल वाटर। अगर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग विद किसके साथ? सी वाटर के साथ करेंगे तो सीवियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सीवियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा आ गया वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज आ जाएगी एक्सपोज्ड टू, एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, मतलब ऑल्टरनेट वेटिंग एंड अगर स्प्रे हो रहा है किससे? सी वाटर से, तो उसको वेरी सीवियर में डाल दिया। एक, एक्सपोज्ड टू
सीवियर, सीवियर फ्रीजिंग। उसके बाद इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड एग्रेसिव, एग्रेसिव सब सॉइल, सब सॉइल वाटर लाइक फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की बात करेंगे वेरी सीवियर में आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब माइल्ड मॉडरेट आ गया, उसके बाद सीवियर आ गया, वेरी सीवियर आ गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिवाइज भी कराता हूँ एक बार ये। लास्ट बात करेंगे एक्सट्रीम की। एक्सट्रीम में क्या क्या आता है? एक्सट्रीम में सिंपल आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर इज इन कॉन्टैक्ट विद, इज इन कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल। या एक आ जाएगा जिसमें आपको याद रखना है मेंबर इन टाइडल जोन, मेंबर इन टाइडल सी जोन, टाइडल जोन इन सी। ठीक है सर, माइल्ड में कौन कौन सी है? सर माइल्ड में प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर या शेल्टर फ्रॉम रेन। सर ये जो बात की गई है सर, ये इनर वॉल की बात की गई, याद रखना इनर वॉल। और इनर वॉल में माइल्ड कंडीशन की बात आ रही है, इसका मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं सर, कोस्टल एरिया नहीं है। मॉडरेट की बात करें सर, इनर वॉल्स जो हमारी होंगी, इनर वॉल्स जो होंगी हमारी कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में जो हमारी इनर वॉल्स हैं, इधर लिखा है ना, प्रोटेक्टेड टू सैचुरेटेड एयर इन कोस्टल एरिया। इसमें ये गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा में इनर वॉल्स की बात कर रहे हैं। अगर गोवा में इनर वॉल्स की बात करेंगे तो एक्सपोजर कंडीशन कैसी है? मॉडरेट। अगर राजस्थान में इनर वॉल की बात करें तो माइल्ड में, शेल्टर फ्रॉम रेन। ठीक। अगर नॉर्मल वाटर में कोई स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यूसली इमर्ज्ड है तो मॉडरेट। अगर यही बात करेंगे सॉल्टी के साथ, सॉल्टी के साथ करेंगे कंक्रीट इमरजेंसी कोस्ट एरिया, तो याद रखना है अगर नॉर्मल के साथ है तो मॉडरेट, अगर सी के साथ, सी कोस्ट एरिया में इमर्ज्ड है तो सीवियर कंडीशन। ठीक। अगर एक्सपोज टू रेन बट नॉट सीवियर रेन, मॉडरेट है। लेकिन अगर एक्सपोज टू सीवियर रेन तो तब ये आपकी एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है। वेरी सीवियर कब होगा? जब ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग होगी सी वाटर के साथ, या सी वाटर स्प्रे एक्सपोज टू या फ्रीजिंग हो रही है, ठीक, तब भी आपका वेरी सीवियर। या आपकी जैसे फाउंडेशन है तो वो आपकी वेरी सीवियर कंडीशन में आती है। और एक्सट्रीम कब आती है? जब आपका मेंबर किसमें है? टाइडल जोन में है, या आपका किसी जो स्ट्रक्चर है वो किसी एक हार्मफुल केमिकल के साथ क्या कर गया? इन कॉन्टेक्ट आ गया। ठीक है, इन कॉन्टेक्ट, उसके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तभी आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सपोजर, एक्सपोजर कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मॉडरेट कब बोल रहे हैं, आपको ये ऐसे ही समझना पड़ेगा, आपको ये ऐसे ही समझना पड़ेगा कि कोई भी स्पेस आप ले लो, एक कोस्टल एरिया के पास ले लो, और एक आप ले लो कहाँ पर, एक आप ड्राई जोन में ले लो, जहां पर सॉल्टी नहीं है, एक ड्राई में ले लो, कोस्टल में ले लो, कोस्टल एरिया में ले लो। और एक चीज याद रखना, जो कोस्टल एरिया में जो इनर वॉल्स होंगी वो मॉडरेट कंडीशन में होती है। तो लिखेंगे कैसे? लिखते ऐसे हैं, ये वाली लाइन लिखेंगे, प्रोटेक्टेड टू सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। तो प्रोटेक्टेड, अगर एयर से प्रोटेक्टेड कौन सी होंगी? इनर वॉल्स होंगी ना। और जो आउटर वॉल्स होंगी, आउटर वॉल्स होंगी वो हमारी किसमें आएंगे? देखो, ये वाला एक्सपोज टू सी, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, मतलब आउटर वॉल की बात करें, देखो लिख दिया मैंने आउटर वॉल। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर फ्रीजिंग लिखा होगा तो वेरी सीवियर, नॉर्मल वाटर में लिखा होगा तो मॉडरेट, इमर्ज, इमर्ज इन नॉर्मल वाटर मॉडरेट, इमर्ज इन सी वाटर लिखा होगा सीवियर। तो ये सारी कंडीशन हम आपको पता। टाइडल जोन लिखा होगा स्ट्रीम, फ्रीजिंग लिखा होगा, फाउंडेशन लिखा होगा, वेरी सीवियर लिखा होगा, हार्मफुल केमिकल, तो फिर आपने सीधे याद रखना है ये है एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
एक मिनट आया ना। तो बाकी हम अगली क्लास में ले लेते हैं। ठीक है। तो बाकी हम अगली क्लास में ले लेते हैं। ठीक। जो भी आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पीसीसी क्या है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और जो ये रिटर्न मटेरियल है, ठीक, तो इसलिए हमने इसको रिइंफोर्स किया विद स्टील ताकि डक्टिलिटी आ जाए और फेलियर होने से पहले एक इंडिकेशन आ जाए। यूनिट वेट पीसीसी का याद रखना है और आरसीसी का याद रखना है। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है, ये आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट और स्टील का सेम है। इसका मतलब किसी भी टाइम पे इनकी अगर हम डिफॉर्मेशन देखेंगे तो एक स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी टेम्परेचर की वजह से अगर वहाँ पर डिफॉर्मेशन आएगी तो इन दोनों में सेम आएगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद ये सब मैंने लिख दिया। टेंसाइल स्ट्रेसेस किस किस की वजह से आ सकते हैं, बेंडिंग की वजह से आ सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद डायगोनल टेंशन आ सकती है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से आपका टेंसाइल जो स्ट्रेसेस हैं डेवलप्ड हो सकते हैं। ठीक, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक। उसके बाद हमने अ, बिल्कुल परमिसिबल लिमिट्स पढ़ी। ठीक, परमिसिबल लिमिट की अगर हम देखो एक बार अगर हम थोड़ा यहाँ पर 2 मिनट की समरी में देख लें। ठीक है। तो अगर हम 2 मिनट की समरी में देख लें। ठीक। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पीसीसी की बात की। ये एक ब्रिटल मटीरियल है। ठीक है, ये एक ब्रिटल मटीरियल है। तो ये कभी भी फेल होगा तो ये कोई इंडिकेशन नहीं देगा। ठीक है, नो इंडिकेशन बिफोर फेलियर। इसका अगर यूनिट वेट की बात करेंगे तो यूनिट वेट आपको याद है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक। इसकी पीसीसी को हम सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं। ये कंप्रेशन में तो क्या है, स्ट्रांग है। कंप्रेशन में ये क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन वीक किस में है, वीक है किस में, टेंशन में। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होती है 1/10 ऑफ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। पीसीसी में आपको पता है एक हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट, एक हमारा फाइन एग्रीगेट होता है जिसको बोलते हैं अ, ठीक है, सैंड बोल देंगे, कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल आ गया प्लस वाटर आ गया, और कोई हम एडमिक्सचर डाल के इसको सारे को क्या बोल देते हैं, पीसीसी बोल देते हैं। ठीक। अब ये ब्रिटल मटेरियल था, ये जल्दी फेल हो जाता था, ये फेल हो जाता था विदाउट इंडिकेशन, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, आरसीसी को क्या किया, इंड्यूस किया, मतलब स्टील प्लस कंक्रीट। तो स्टील प्लस कंक्रीट को क्या बोल देंगे, आरसीसी बोल देंगे। स्टील जो हमारा ये डक्टाइल मटेरियल है ना, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टिलिटी देगा विदाउट, अब ये इंडिकेशन ये देगा, लार्ज डिफ्लेक्शन करेगा फिर जाके फेल होगा। ये नहीं कि एकदम से फेल हो जाए, ऐसा नहीं है। स्टील और कंक्रीट का अगर अल्फा देखोगे, दोनों का क्या है, सेम है, स्टील का और इसका। ठीक। और ये कितना था इन दोनों का, ठीक, एक का है 11 × 10⁻³ और देखो यहाँ पर लिखा था, हाँ, स्टील का, स्टील का कितना, 12 × 10⁻, इसका ये 12 × 10⁻⁻⁶,
ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। इसका है 11 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये दोनों का सेम है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक, और ये डक्टिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास और भी काफी सारे हमारे पास मटेरियल हैं, जिससे हम क्या, फाइबर्स हैं, जिससे हम आरसीसी को रिइंफोर्स कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन हमने स्टील को इसलिए यहाँ पर यूज किया क्योंकि बाकी और भी मटेरियल्स हैं जो हमारे पास इससे ज्यादा डक्टिलिटी देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वो उनको इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल हो जाएंगे। लेकिन स्टील जो हमारा ये इकोनॉमिकल फाइबर या मटेरियल है, इसलिए हमने यहाँ पर अब क्या किया, कंक्रीट को आपने टेंशन में स्ट्रॉन्ग कर दिया स्टील को डाल के। क्यों? क्योंकि स्टील जो होता है कंप्रेशन एज वेल एज स्टील में, दोनों में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हमने कुछ लिमिट्स पढ़ी कि जो आप पानी यूज कर रहे हो, जो आप वाटर यूज कर रहे हो पीसीसी में, उसमें क्या इंप्योरिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्लोराइड की बात की। क्लोराइड की बात की तो हमने पीसीसी के लिए और आरसीसी के लिए याद रखना है, पीसीसी के लिए 2000 है और आरसीसी के लिए कितनी है, 500 मिलीग्राम पर लीटर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, 200 मिलीग्राम पर लीटर है। इन ऑर्गेनिक मैटर कितना है, आपको याद है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर है। उसके बाद सल्फेट की बात की, सल्फेट कितना है, 400 मिलीग्राम पर लीटर है। उसके बाद अगर सस्पेंडेड मैटर की बात करेंगे तो वो 2000 है। मेन ये चीज होनी चाहिए। जैसे ये बाकी सारे पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट 18 है, ये दोनों पार्ट 32 है। ठीक, ये 17 है। ठीक, और ये आपको याद रख लेना है, एक बार रिवाइज करके जो भी होगा, मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने नॉमिनल कवर की बात की। नॉमिनल कवर में, नॉमिनल कवर की जब हमने बात की तो हमने बोला ये हमने क्या लिया, ये क्रॉस सेक्शन लिया। इस तरीके का बीम होगा। ठीक, इस तरीके का बीम बीम होगा। यहाँ पर इन्फोर्समेंट, ये डब्ल्यू मैंने शो कर दिया, इन जनरल टेंशन वाली साइड में करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। ठीक, ये हमारा टेंशन जोन है। यहाँ पर टेंशन हमारी थी, जो कंक्रीट है वो वीक होता है टेंशन में, इसलिए हमने टेंशन वाले जोन में स्टील को प्रोवाइड कर दिया। ऊपर इन जनरल नहीं करते हैं। ठीक, जो भी बात करने अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्लियर कवर कितना होता है, आपको याद है, क्लियर कवर की बात करेंगे तो यहाँ से लेके, ठीक, ये आउटर, अगर सेंटर की बात करेंगे, रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके आउटर तक जाएंगे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक, इफेक्टिव कवर आपको मैंने समझा दिया पीछे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्लैब के लिए, बीम के लिए और कॉलम के लिए, कॉलम के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे फाउंडेशन के लिए, इनमें मिनिमम नॉमिनल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए एज पर IS 456, ये आपको याद होना चाहिए। फाउंडेशन के लिए 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन चाहे आपकी माइल्ड है, फिर मॉडरेट है, फिर फिर सीवियर है, फिर वेरी वेरी सीवियर है। ठीक, उसके बाद आपकी आती है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में याद रखना है 75 75 75 75। इसमें भी 50 50 50 50। 50 से कम सीवियर और मॉडरेट फाउंडेशन के लिए नहीं जाएंगे हम। ये हमको याद है, 20 25 40 और ये आ गया 50। इन दोनों को 30 30 ला लो और इसको एज इट 45 रख दो। सीवियर के लिए याद रखना है 45 45 45। ये आपका क्लियर कवर आ गया। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि कौन सी आपका मेंबर है, स्लैब है, बीम है, एंड एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन की मैंने आपको सारी बता दी है, ये सारी हमारी होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्लैब, बीम और आपका स्लैब, बीम, ये ठीक ठीक, ये आ जाएगा आपका एक्सपोजर कंडीशन की बात करेंगे, आपका माइल्ड, मॉडरेट, उसके बाद सीवियर, वेरी सीवियर, लास्ट में आ जाएगा एक्सट्रीम। ठीक, अगर हम बात करेंगे पीसीसी के लिए, फिर हम बात करेंगे आरसीसी के लिए, तो मिनिमम ग्रेड की बात करेंगे, इसके लिए है नहीं, इसके लिए M20 है। फिर पाँच पाँच बढ़ा दो, 25 30 35 फिर 40। इसके लिए 15 से स्टार्ट होगा M15, फिर 20 20 25। ठीक है, फिर हम मिनिमम सीमेंट की बात करें, सीमेंट की बात करें पीसीसी में, और फिर हम मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात करें आरसीसी में। ये आपको पता है, 300 300 320 340 360, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन। ये है 220 240 250 260 और 280, ये आपको याद कर लेना है। पीसीसी के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और आरसीसी के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है, 0.55 0.5 0.45 0.45 0.40। और यहाँ से उल्टा ही चल लो, 0.40 0.45 0.6 फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन, वैली 0.5। ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो माइल्ड की बात करेंगे,
माइल्ड में कौन कौन सी चीजें आती है, मैंने आपको बताया इनर वॉल्स जो होती है राजस्थान में, जो शेल्टर होती है, क्या जो प्रोटेक्टेड होती है, किससे, वेदर से। ठीक, मॉडरेट में आपको याद रखना है, मॉडरेट में कौन सी आती है, जैसे गोवा की बात करेंगे तो गोवा में जो हमारी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सॉल्टी एयर, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट कंडीशन। ठीक, उसके बाद मॉडरेट में अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है नॉर्मल वाटर में है, तभी उसको हम बोलेंगे। अगर कोई आपका राजस्थान की बात करें, आउटर जो वॉल्स हैं, ठीक है, एक्सपोज्ड हैं टू दी नॉर्मल एरिया, ठीक है, या उसमें आपकी रेन है लेकिन वेरी सीवियर रेन नहीं है, तो मॉडरेट में। सीवियर की बात करेंगे तो सीवियर में आपको याद रखना है, आपका कोई स्ट्रक्चर है तो वो सी वाटर में क्या है, इमर्ज्ड है एक, या आपका एक्सपोज्ड है स्ट्रक्चर टू दी सॉल्टी एयर, ठीक, मतलब कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक, या आपका कोई स्ट्रक्चर है वो वेरी सीवियर रेन के लिए एक्सपोजर है, तो उसकी बात करेंगे। वेरी सीवियर की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट वेटिंग, हम सी वाटर की बात करेंगे, यहाँ पर ऑल्टरनेट वेटिंग बात करेंगे नॉर्मल वाटर से। या आपका कोई स्ट्रक्चर है जैसे फाउंडेशन है किसी केमिकल के साथ है, तो तभी हम बात करेंगे, फ्रीजिंग की बात करेंगे। एक्सट्रीम की बात करेंगे तो एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा, आपका टाइडल जोन आ जाएगा। ठीक, टाइडल जोन या केमिकल की बात करेंगे, ठीक है, कोई हार्मफुल केमिकल है। यहाँ पे फाउंडेशन की बात की थी, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपने एक बार, मैंने कोशिश की कि इसको जल्दी से जल्दी हम रिवाइज कर लें। ठीक, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, देखो थोड़ा चीज़ों को टाइम भी लगता है, ठीक है, आप कोई भी थोड़ा सा अपना मेरे को रिस्पॉन्स दे सकते हो कि सर किस तरीके की क्लास चल रही है, क्या इसमें थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग करें तो ये और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। मेरा देखो ये है कि जो अभी जैसे WSM पढ़ेंगे, LSM पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद अच्छी जो चीज़ें हैं टी बीम पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे, तो उसको उस उधर इतनी थ्योरी नहीं है, उधर सिर्फ स्टेप्स हैं, तो स्टेप से ही हम थ्योरी लिख लेंगे। लेकिन जो पहला चैप्टर है इसमें थोड़ी बहुत टेबल्स हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी है, तो वो मैं चाह रहा था कि इसको एक बार मैं उतार दूं, तो बाद में जब भी आप इसको देख रहे हो तो आप इसको स्पीड में थोड़ा करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप मुझे बताना चाहते हो कि सर अगर मैं आपको नोट्स चाहिए तो अब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लासेस जो हैं अभी हमारी यूट्यूब पे भी चल रही है, ये मैं ऐप पे भी इसको चला रहा हूँ, ये मैं बाद में यूट्यूब पे भी कर दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। 7780 860 105, ये मेरा नंबर है। ठीक, तो इस पे आप कर सकते हो। बाकी देखो हमारे ऐप पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक, जैसे कि विजय बैच चल रहा है। विजय बैच में क्या होता है, सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस हैं, मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको कैसे बढ़ाना है, कैसे न्यूमेरिकल को आपने मतलब करना भी है नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें हम विजय बैच में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले स्टूडेंट्स करते हैं, जब नहीं निकलता है तो हम उनको जल्दी से जल्दी बता देते हैं। ठीक, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रयास टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रयास टेस्ट सीरीज काफी हमारी सक्सेसफुल चल रही है अभी, काफी बच्चों ने एनरोल किया है। उधमपुर के बच्चों ने भी अभी जो अभी लास्ट वहां पर संडे को पेपर हुआ, वहां पर भी काफी अच्छा रिस्पांस आया, ठीक है, काफी अच्छा उनका प्यार और सपोर्ट मिली। ठीक, तो अगर स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो लव कर रहे हैं अपना, ठीक, तो हमें भी कुछ ना कुछ, देखो मैंने सोचा कि विदाउट इसमें यूट्यूब पे फ्री क्लासेस की जाएं, और कंटेंट जो है वो अच्छे लेवल का दिया जाए। ठीक, क्वेश्चन जो आपके हैं सारे इसमें से बन जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, इसको एक दो बार देखोगे, खुद पढ़ोगे, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी हमारा और बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन, कुछ क्लासेस हमारी वहां पर हो गई हैं, कुछ क्लासेस यहाँ पर अभी यूट्यूब पे दे रहे हैं। ठीक, बाकी और भी हमारे साथ सर हैं, ठीक, जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हमारी तरफ से आपको कोई और भी हेल्प चाहिए हो तो आप इस गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।